दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हो गया, एक बार फिर से उन पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले के बाद से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की पॉलिटिक्स फिर से सवालों के घेरे में और अमेरिकी एजेंसियां अब पूरी तरह से एक्टिव होकर इसमें ईरान का एंगल ढूंढ रही है। क्या हुआ हमला, कैसे हुआ हमला, किसने किया हमला, बात करते चलिए। जी हाँ दोस्तों, 25 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंस डिनर ऑर्गेनाइज हो रहा था। इवेंट वेन्यू पर अमेरिकी राजनीति के दिग्गज मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस की 5 लेयर वाली सिक्योरिटी व्यवस्था भी तैनात थी। एडवांस्ड फेस रिकॉग्निशन और स्नाइपर यूनिट्स हर कोने पर नजर रखे हुए थे। इवेंट के दौरान अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत ट्रंप को सुरक्षा घेरे में लिया और सिक्योर्ड एरिया में पहुंचाया। हमलावर की पहचान कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला था। जुलाई 2024 की बटलर रैली वाली घटना से अलग, जहां हमलावर थॉमस क्रुक्स को मौके पर ही मार दिया गया, इस हालिया घटना में हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जिंदा हिरासत में ले लिया है। इनफैक्ट कई वीडियोस ऐसी वायरल हुई जहां जेडी वेंस को भी खींच कर ले जाया जा रहा है उनकी कुर्सी से पकड़कर। पुलिस ने बताया है कि ये एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकुओं से लैस व्यक्ति था। उसने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स पर गोलियां चलाई। गोलाबारी के दौरान एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली भी लगी, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसे बचा लिया। वो फिलहाल सुरक्षित है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की माने तो अक्यूज्ड एंट्री गेट के पास एक मेकशिफ्ट रूम से बाहर निकला, जहां बार कार्ड्स रखे गए थे। उस इलाके के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ये ध्यान देने वाली बात है कि एक इवेंट जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति और उसकी पूरी कैबिनेट मौजूद थी, वहां इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ? The fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. खबरों के मुताबिक ये माना जा रहा था कि एलन उसी हिल्टन होटल में एक मेहमान के रूप में ठहरा हुआ था, जहां ये डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि अब उसका बैकग्राउंड चेक करने का फायदा क्या, जब इवेंट हो चुका है। उससे पहले ये क्यों नहीं किया गया कि जितने भी गेस्ट उस होटल में रुके उनके बारे में बात की जाए, उनके बारे में चेकिंग की जाए, उनके बारे में उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए? बताइए। I will say, you know, it's not a particularly secure building, and I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस हमले का टाइम बहुत सेंसिटिव है। अमेरिका में 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस नजदीक हैं। ट्रंप पर अटैक अक्सर बड़े चुनावी दौरे के आसपास ही हुए, जैसे 2024 के जनरल इलेक्शन से ठीक पहले पेंसिल्वेनिया में उन पर गोली चली। वैसे ही अब मिड टर्म चुनाव के दौरान भी उन्हें निशाना बनाया गया। कई लोगों ने इसे ट्रंप की तरफ से ही एक स्टेज हमला बताया है। पहले आप जरा वीडियो देखिए। This speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. यह है कैरोलिन लेविट, जो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी फिलहाल हैं। 27-28 की उम्र में इस पोस्ट को संभालने वाली वो अमेरिकी इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रेस सेक्रेटरी हैं। फॉक्स न्यूज को दिए गए बाइट में हमले से कुछ ही देर पहले डिनर के रेड कारपेट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण के बारे में जो बात कही, वो अब सोशल मीडिया पर बैड टाइमिंग की वजह से वायरल है, जिसके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है। There will be some shots fired tonight in the room. मेटाफोरिकली राजनीति और भाषणबाजी में शॉट्स फायर्ड एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है तीखी बयानबाजी करना या विरोधियों पर जुबानी हमला करना। कैरोलिन ने यही बोला और मतलब भी यही था कि ट्रंप अपने भाषण में मीडिया और विरोधियों पर कड़े हमले कर सकते हैं। लेकिन मैडम के इस बयान के कुछ ही देर बाद बॉलरूम के पास सचमुच गोलीबारी यानी शूटिंग हो गई है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कहीं जानबूझकर खुद पर ही अटैक तो नहीं करवाया, ताकि सिंपैथी वोट्स उन्हें मिल सके और जनता उनके बारे में थोड़ा भावुक हो सके। Couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. Again, we had some great work done by law enforcement. ट्रंप को वैसे भी पॉलिटिक्स का शोमैन बोला जाता है, जहां वो कहते कुछ है और करते कुछ और ही है। हर हमले, इस हमले के बाद से अमेरिकी राजनीति में सिंपैथी वेव पैदा कर दी है। पार्टी के अंदर ट्रंप की पकड़ और मजबूत हुई है। रिपब्लिकन नेता इस घटना को लोकतंत्र पर अटैक बताकर अपने समर्थकों को एकजुट कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि ट्रंप की नीतियों के चलते रिपब्लिकन्स में भी उनको लेकर एक असंतुष्टि थी कि क्या ये हमारा अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकता है। हालांकि ट्रंप के खिलाफ कुछ गुटों में नाराजगी है, लेकिन ऐसी वायलेंट इंसिडेंट्स अक्सर जनता के बीच विक्टिम कार्ड को मजबूत करती हैं, जिससे विपक्ष की रणनीति भी कमजोर पड़ सकती है। You had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, and Progressives, but yet everybody in that room, and there was a tremendous amount of love and coming together. I watched
I watched and I was very, very impressed by that. लोग कह रहे हैं ट्रंप पर जो बार बार हमला हो रहा है उसका कारण क्या है। देखिए कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे। अमेरिका इस समय वैचारिक रूप से दो हिस्सों में बंटा हुआ है। ट्रंप की नीतियां जैसे इमिग्रेशन और इकोनॉमी जितनी उनके समर्थकों को पसंद है उतनी ही विरोधियों में गुस्सा पैदा करती है। राजनीतिक मंचों से होने वाली तीखी बयानबाजी ने समाज में नफरत का माहौल बनाया है जो कि मानसिक रूप से अनस्टेबल अमेरिकन को एक ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाती है। व्हाइट हाउस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब बड़ी चुनौती है। सीक्रेट सर्विस को अपनी सुरक्षा खामियों को दोबारा समीक्षा उसकी करनी होगी क्योंकि हाई प्रोफाइल इवेंट्स में हथियार पहुंच जाना एक बड़ी विफलता है। प्रशासन को देश में गृह युद्ध जैसे हालात या हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए शांति बनाए रखने की अपील करनी होगी। हमलावर के पीछे किसी बड़े संगठन या साजिश का पता लगाने के लिए एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को तेजी से काम भी करना होगा। ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद एक बात जो की जा रही है वो ये कि क्या इसमें ईरान का हाथ हो सकता है। जिस हिसाब से ईरान ने ट्रंप पर हमले की बातें पहले की हैं और अब ट्रंप के खिलाफ वो लगातार उतरते रहे हैं, उनको देखकर कहा जा सकता है कि इसमें ईरान का हाथ हो सकता है। ये बेहद गंभीर और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स पर बेस्ड है। फिलहाल की जियोपॉलिटिक्स और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान का एंगल छोड़ा नहीं जा सकता। सबसे पहले ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की बात कही। ईरान ने पब्लिकली कई बार कहा है कि वो जनरल कासिम सुलेमानी जिसे 2020 में ट्रंप के आदेश पर एक ड्रोन हमले में मार दिया गया था, उसकी हत्या का बदला लेगा ईरान। ईरानी अधिकारियों और वहां की मीडिया ने अक्सर ट्रंप को हटाने या खत्म करने की धमकियां दी। रिसेंटली मार्च 2026 में टॉप ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि वे एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। साथ ही 2024 और 26 की साजिशों का खुलासा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई ने कई ऐसी साजिशों का पर्दाफाश किया है जिनके तार सीधे ईरान से जुड़े। फरवरी 2026 में कोर्ट ने एक वीडियो पेश किया जिसमें पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट, जिसके ईरान से कनेक्शन यानी संबंध होने का आरोप है, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की योजना बनाते हुए आदमी पकड़ा गया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया कि ईरान सपोर्टेड एलिमेंट्स अमेरिकी धरती पर एक्टिव हैं। इसी तनाव के कारण 2026 की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी हुआ था। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करना चाहता है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति ईरान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक रही है। ईरान का मानना है कि यदि ट्रंप फिर से स्ट्रांग होकर उभरते हैं तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल अफेक्ट पर और कड़े सैंक्शंस लगेंगे। इसलिए ट्रंप को रास्ते से हटाना ईरान के लिए एक स्ट्रैटेजिक टारगेट हो सकता है। ईरानी खतरे के कारण ही ट्रंप की सुरक्षा को अब वॉर लेवल पर रखा गया है। 2026 के व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान सिक्योरिटी इतनी सख्त थी क्योंकि एफबीआई को इनपुट मिला था कि ईरानी एजेंट लोन वुल्फ या स्लीपर सेल का इस्तेमाल करके अटैक कर सकते हैं। ट्रंप ने खुद कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या की कोशिश करता है तो वो ईरान को मिटा देंगे। साफ कहें तो डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमलों को केवल इंटरनल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं देखा जा सकता। Shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so, but you never know. इसमें विदेशी खुफिया एजेंसियों खासकर ईरान की कॉर्ड फोर्स की एक्टिवनेस का एक गहरा और डरावना पहलू भी शामिल है जो अमेरिकी डेमोक्रेसी को अनस्टेबल करने की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है। एफबीआई डायरेक्टर कहते हैं कि एफबीआई इस हमले की गहराई से जांच करेगी। उनका मकसद ये पता लगाना है कि हमलावर कौन, एलन का असली इरादा क्या था और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या ग्रुप शामिल है। उन्होंने सीक्रेट सर्विस और स्थानीय पुलिस की बहुत तारीफ की। मानना है उनका कि अगर ये अधिकारी अपनी जान पर खेलकर हमलावर को तुरंत नहीं दबोचते तो हिल्टन होटल के उस बॉल रूम में एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी। एफबीआई के डायरेक्टर पटेल ने इस घटना को सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र और संस्थानों पर हमला बताया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कानून तोड़ने वालों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। काश पटेल ने इसे एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला माना है और पूरी ताकत से इसकी तह तक जाने की बात की है। And we are going to ensure that he was either a lone wolf actor or anyone else that was responsible. We will analyze all evidence immediately to make sure that we safeguard this country. खैर, इस अटैक को लेकर, यूएस पॉलिटिक्स को लेकर, ट्रंप के अगले एक्शन को लेकर और ईरान के इसमें कनेक्शन को लेकर अभी और भी पन्ने खुलने बाकी हैं। और भी अपडेट आएंगी तो हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जाने से पहले हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाना। हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट अश्विनी उपाध्याय जो कि बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ ये पॉडकास्ट जरूर देखना। कई ऐसी बातें इस पॉडकास्ट में हुई हैं जो आपका दिमाग हिला देंगी। बहुत ही डिटेल में चर्चा हुई है। इनफैक्ट मैं आपको इसके ट्रेलर के साथ छोड़े जाता हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे टीआरपी चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। फिलहाल देखिए इस पॉडकास्ट का ट्रेलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। नासिक वाला जो कांड है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। इसमें सिर्फ 2 ही 4 लोगों की भूमिका आप देखते हैं या आपको लगता है कि इसमें पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है? लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज क्राइम है। बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है, बहुत बड़ी फंडिंग है। आपकी रील इतनी वायरल हो गई है, आने वाले टाइम में उसके ऊपर फिल्म बन सकती है। तो आपको तो मिलेगा ही, थोड़ा क्रेडिट हमको भी दिलवा देना आप। नहीं, आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, हमको तो पैसा वैसा नहीं चाहिए। हम तो ऐसे ही काम करते रहते हैं। तो आप क्रेडिट ले लेना, पैसा मैं ले लूंगा। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। लव जिहाद ये मीडिया का दिया हुआ टर्म नहीं है। लफ्ज़ जिहाद मीडिया का टर्म नहीं है। लफ्ज़ जिहाद एक रियलिटी है और लफ्ज़ जिहाद पहली बार केरल हाईकोर्ट का दिया हुआ टर्म है। ऑन एन एवरेज 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। ऑन एन एवरेज पर डे 1500 परिवारों का धर्मांतरण होता है। ये नंबर कहाँ से आया आपके पास? पूरी दुनिया में जब लोग भूखे नंगे रहते थे, खाना बनाना नहीं आता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, तब हमारे पास मनुस्मृति थी
तो मनुस्मृति को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी भारत में क्यों है? उसको प्रो ब्राह्मण बताया जाता है और एंटी वुमेन बताया जाता है मनुस्मृति। नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए बहुत लिमिटेशन है। तो मनुस्मृति तो एंटी ब्राह्मण हुआ। उसको एंटी ब्राह्मण नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आज का संविधान, आज की लैंग्वेज में बोल रहा हूं। मेरे को अरे पेलना मत भाई, हेलो। और एक और इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, अंग्रेज यहाँ के मठ मंदिर के पुजारियों या दूसरे कहिए आज की भाषा में ब्राह्मणों से इतने भयभीत हो गए कि अगर आप ब्रिटिश काल में पूरी फांसी का आप टेबल देख लीजिए, सबसे ज्यादा फांसी ब्राह्मणों को हुई। अच्छा, सबसे ज्यादा ये ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है। 60% फांसी अंग्रेजों के काल में ब्राह्मणों को हुई है। क्यों? आर्टिकल 351 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, संविधान में एक लैंग्वेज के ऊपर चैप्टर है। 351 में ये सरकार की ड्यूटी है, ये सुनिश्चित करे कि भारत के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आए। दुर्भाग्यवश यहाँ हिंदी का विरोध किया जाता है, संस्कृत का विरोध किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बिल पेश किया और बोला संस्कृत भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो तमिल क्यों नहीं इंक्लूड किया गया इसमें? देखिए, तमिल एक वो भी तो एंशिएंट लैंग्वेज है। अब 2-3 मेरी लड़ाई और रह गई, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम भी डिक्लेयर हो जाइए और ये एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर 111, 113, 113 तो अपना काम बन जाएगा। आधी वकालत सीख ली सर मैंने आपके साथ। अरे आप भाई इतने एक्सपर्ट हो, आप जिसके साथ बैठते हो, आपने देखा स्पिरिचुअल लीडर के साथ बैठते हो, एकदम पूरे फुली स्पिरिचुअल हो जाते हो। हम तो कहते हैं कि भैया इस बात को समझो कि दिल्ली अनसेफ है और दुबई सेफ है। आखिर क्यों? दिल्ली और दुबई में क्या अंतर है? कानून क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो पुलिस भी उसका मैनिपुलेशन कर रही है, जांच करने वाले उसका मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जजेस भी उसका मैनिपुलेशन कर रहे हैं। इसलिए एक ही अपराध में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी देती है, हाई कोर्ट आजीवन कारावास देती है और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट में वो बरी भी हो जाता है। तो सब कुछ बात आके पैसे और पावर पे ही आ रही है। अल्टीमेटली वोट और नोट, कुछ लोग नोट के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग वोट और नोट दोनों के लिए काम। आप ऐसे समझिए, रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है और भारत में 30 करोड़ लोग मुकदमों का टेंशन में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और भारत में 30 करोड़ लोग मुकदमों का टेंशन में, यानी 15 ऑस्ट्रेलिया के बराबर लोग भारत में मुकदमों से टेंशन। बाप रे। मतलब आप ऐसे मान के चलो, अगर होमगार्ड 500 रुपए वसूल रहा है तो उसमें 50 रुपए जाएगा। शेयर सबका है, शेयर सबका है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। हाँ। कितना ईमानदार सिस्टम है सर। हाँ, मतलब सब लोग आपस में मिल बांट के खुशी खुशी रह रहे हैं, है ना?